Very good morning to all of you, and now I'll be starting up with DBMS, that is Database Management Systems. और Database Management System में हम लोगों ने काफ़ी कुछ ख़त्म कर लिया है। हम लोगों ने देख लिया कितने तरह के ज्वाइन होते हैं, कितने तरह के सिलेक्शन होते हैं, प्रोजेक्शन होते हैं, ये सब हम लोगों ने देख लिया है। यूनिट 5 हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। Now I'll be starting up with unit 6 and that is structured query language, जिसको कि SQL बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ से आपका मेन डेटाबेस का जो प्रैक्टिकल अप्रोच है वो शुरू हो जाता है। और सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि आखिर ये अप्रोचेस लगाते कैसे हैं। और आप लोगों से, सभी लोगों से गुजारिश है कि आप लोग जो है अगर जिनके पास भी लैपटॉप है वे लोग SQL डाउनलोड कर लेंगे या फिर ओरेकल डाउनलोड कर लेंगे जिसमें कि SQL सपोर्ट करता हो। तो उसको आप लोग ढूंढेंगे और उसको ढूंढ के उसके बाद उसमें जो है आप लोग डाल दीजिएगा किस तरीके से जो है SQL काम करता है। SQL जो है वो आपके कंप्यूटर में आप लोग अपना इंस्टॉल कर लीजिएगा और उसके बाद जो है उसमें हम लोग क्वेरी लैंग्वेजेस सीखेंगे, है ना। तो ना अब जो मैं शुरू करने जा रहा हूँ वो है आपका स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज एंड आई विल बी शेयरिंग यू द स्क्रीन। और ये स्क्रीन मैंने शेयर कर दिया है। आई होप कि इट इज विजिबल टू एवरीवन, है ना। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। नाउ स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है क्या? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज SQL इज अ comprehensive database language। क्या है ये? एक comprehensive database language। It has statement for data definition, query and update। मतलब जो डेटा आप डिफाइन करना चाहते हैं उस डेटा डेफिनेशन, डेटा को डिफाइन करने के सारे तरीके जो है SQL में मौजूद हैं। और वही नहीं, SQL में आपको क्वेरी भी आप उसमें पुट कर सकते हैं कि किस तरीके से डेटा को रिट्रीव किया जाए। अगर डेटा हमें चाहिए डेटाबेस में डाल देने के बाद अगर हमें डेटा चाहिए तो उसको हम लोग क्वेरी लैंग्वेज के थ्रू हम लोग डेटा रिट्रीव भी कर सकते हैं या डेटा डाल भी सकते हैं। मतलब डेटा को हम लोग डेटाबेस में रख भी सकते हैं। तो देयर आर क्वेरी लैंग्वेज फॉर इट। और उस लैंग्वेज को जिसको हम लोग यूटिलाइज करेंगे तो उस लैंग्वेज को हम लोग जो है उसको ये भी कर सकते हैं हम लोग कि जो भी डेटा जो इंसर्ट करा रहे हैं, जो भी डेटा हम लोग जो रीड करा रहे हैं, मतलब रिट्रीव करा रहे हैं, तो डेटा इंसर्ट कराना और रीड कराना दोनों में अंतर है। एक में डेटा जो है डेटाबेस में जाता है, दूसरा में डेटाबेस में जो डेटा ऑलरेडी है उसको रीड किया जाता है, उसको पढ़ा जाता है, ठीक है। और एक होता है डेटा अपडेट। अपडेट मतलब जैसे ही आप डेटाबेस में डेटा को डालते हैं तो वो डेटाबेस भी अपडेट होना चाहिए, तभी वो स्टोर कर सकेगा, डेटाबेस आपके क्वेरी को स्टोर कर सकेगा, तो उसके लिए अपडेट होता है। Hence it is both DDL, जिसको कि डेटा डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज भी कहते हैं, एंड UML, तो DML, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। अब डेटा डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज क्या है और डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज क्या है? डेटा डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज इज द लैंग्वेज विच कैन डिफाइन योर डेटा। डेटा को डिफाइन किया जाता है। कैसे डिफाइन किया जाता है कि पिछले बार मैंने जब आपकी क्लासेस ली थी MS एक्सेस में, मैंने आपको बताया था कि जो डेटा है उनको हम डेटा टाइप डिफाइन करते हैं। जैसे किसी भी डेटा को हम लोग डेटा टाइप डिफाइन करते हैं। अब वो डेटा टाइप कैसे डिफाइन करते हैं? वो डेटा टाइप हम लोगों ने डिफाइन किया है कि भाई अगर मान लिया आपका एड्रेस है तो एड्रेस शुड कंसिस्ट ऑफ बोथ। एड्रेस क्या क्या कंसिस्ट करेगा? एड्रेस दोनों चीजें कंटेन करेगा। क्या क्या कंटेन करेगा? तो अल्फाबेट भी करेगा और न्यूमेरिकल भी करेगा। तो अल्फाबेट और न्यूमेरिकल अगर दोनों चीज, क्योंकि रोड नंबर 6 लिखते हैं हम लोग, राइट, या फिर CA24 कैलिफोर्निया 24 कुछ ऐसा लिखते हैं, तो वो क्या दर्शाता है कि आपका 24 नंबर है और CA जो है वो आपका अल्फाबेट है। तो जो आपका इंसर्ट होना चाहिए, जो डेटा में जाना चाहिए, वो अल्फा न्यूमेरिक जाना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या लेते हैं? उसके लिए हम लोग टेक्स्ट लेते हैं, है ना, जिसमें कि
अल्फाबेट भी जा सकता है, उसमें नंबर्स भी जा सकता है। तो इसीलिए उसको हम लोग डिफाइन करते हैं या फिर उसको डिस्क्राइब करते हैं। तो जब डिस्क्राइब करते हैं तो उसी समय हम लोग बता देते हैं कि जैसे एज है, वो एज क्या हो जाएगा, वो एज हमेशा नंबर होगा, तो उसका जो डेटा टाइप होगा वो नंबर हो जाएगा, है ना। तो उसी के अनुसार जो है हम लोगों ने पिछले क्लास में ये सब चीजें हम लोगों ने देखी थी। एनीवेज यहाँ पे देखिए, in addition to it has facility for defining views on the database। तो ये किस तरीके से वो आपको डेटा का व्यू होगा वो हमें डिफाइन करवाता है। और यहाँ पे मैंने यूज किया है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। मैनिपुलेशन लैंग्वेज क्या है? मैनिपुलेशन लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि मैनिपुलेट कर सकते हैं आप डेटा को। मान लिया कि एक डेटा में आपने एड्रेस रखा है, तो हो सकता है कि वो एड्रेस आपका बड़ा हो और आपके डेटाबेस में नहीं आ रहा हो। तो हम लोग उसके 2-3 कॉलम क्रिएट करते हैं, जैसे एड्रेस 1, एड्रेस 2, एड्रेस 3, ऐसे करके हम लोग कॉलम क्रिएट कर सकते हैं। तो उसमें क्या होगा कि एड्रेस 1, एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, एड्रेस लाइन 3, तीनों को क्लब करके हमारा एड्रेस बनेगा, है ना। तो उस टाइप का अगर डेटा बनाना है तो उसमें हम लोग डेटा को मैनिपुलेट करना पड़ेगा कि भाई जो तीनों आपका फील्ड क्रिएटेड है, वो तीनों फील्ड को हम लोग एक फील्ड क्रिएट करेंगे, मतलब एक ही मानेंगे। तो इस टाइप का जो है चीजें को हम लोगों को देखना पड़ेगा कि किस तरीके से ये काम होता है। तो डेटा मैनिपुलेट कर रहे हैं हम लोग, एक डेटा को दूसरे डेटा के साथ मिक्स कर रहे हैं। अब सपोज कीजिए कि आपने डेट ऑफ बर्थ पूछा है। तो डेट ऑफ बर्थ पूछा है तो इसका मतलब है कि डेट ऑफ बर्थ अगर आपको पता चल गया तो उससे एज कैन बी कैलकुलेटेड। एज जो है उससे हम लोग निकाल ले सकते हैं। तो एज को निकालने के लिए डेट ऑफ बर्थ पता होना चाहिए। तो एज को कैलकुलेट, तभी एज को हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। तो जो एज है वो डिपेंडेंट है किस पे? डेट ऑफ बर्थ पे। तो ये मैनिपुलेशन है। एवरेज है तो एवरेज क्या करेगा? ए प्लस बी करेगा। तो ए प्लस बी जो एवरेज है वो सम पे डिपेंडेंट है ना, सम ऑफ ए प्लस बी पे डिपेंडेंट है। तो ये सारा चीज को मैनिपुलेशन बोलते हैं कि आखिर कैसे डेटा को निकाला जाए, कैसे डेटा के साथ काम किया जाए ताकि हमारा एफिशिएंट आउटपुट आ जाए, है ना। In addition, it has facilities for defining views on the database, for creating and dropping indexes on the files। तो इसका मतलब ये हुआ कि कई सारे उसमें फैसिलिटीज हैं जिसमें कि हम डेटा को व्यू करने के तरीके भी उसमें डिफाइन कर देते हैं, मतलब डेटा टाइप डिफाइन कर देते हैं डेटाबेस में। और उसके बाद ये भी क्रिएट कर सकते हैं कि आखिर कौन सा पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा, किस तरीके से उसको जो है लाइन अप करेंगे। ये सारा चीज हम लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं। दैट रिप्रेजेंट द रिलेशंस ऑफ द एम्बेडिंग एसक्यूएल। तो कई सारे जो रिलेशंस हैं एम्बेडिंग एसक्यूएल के वो हमें इसमें नजर आते हैं। एसक्यूएल स्टेटमेंट्स इनटू अ जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये जो है एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के तहत जो है हमें लगता है और नजर आता है। तो एसक्यूएल का थोड़ा सा जो है हमने यहाँ पे आपको क्रिएट करके बताया है कि कैसे एसक्यूएल काम करता है। तो जब हम लोग एसक्यूएल खोलेंगे तो एसक्यूएल जो है जनरली हम लोग एसक्यूएल का जो काम करते हैं वो डॉस प्रॉम्प्ट में होता है। जनरली डॉस में ही हमारा एसक्यूएल काम कर जाता है। तो डॉस में अगर हम लोग ये देंगे, मतलब टेबल को क्रिएट अगर करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे? क्रिएट टेबल करेंगे और क्रिएट टेबल के बाद टेबल नेम लिखेंगे। क्रिएट टेबल के बाद टेबल नेम लिखेंगे। क्रिएट टेबल के बाद हम लोग टेबल नेम लिखेंगे। अब क्रिएट करने के बाद टेबल नेम जो लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे? क्रिएट टेबल के बाद टेबल नेम कैसे लिखेंगे? टेबल नेम हम लोग स्टूडेंट दे सकते हैं, हम लोग हॉस्पिटल दे सकते हैं। तो ये सब जो है क्रिएट करने के बाद जो है क्रिएट टेबल हम लोग टेबल नेम दे सकते हैं, है ना। तो ये जो फील्ड है उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे? फील्ड 1, फील्ड 2, फील्ड 3। तो ये हम लोग फील्ड, ये हम लोग कॉलम क्रिएट कर रहे हैं।
जिसका कि एट्रीब्यूट होगा। तो फील्ड 1 एट्रीब्यूट, फील्ड 2 एट्रीब्यूट, फील्ड 3 एट्रीब्यूट। तो फील्ड 1 का एट्रीब्यूट देंगे, फील्ड 2 का एट्रीब्यूट देंगे, फील्ड 3 का एट्रीब्यूट देंगे। क्रिएट टेबल स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखिए एक्चुअल जो आपका प्रोग्रामिंग है वो चल रहा है। कैसे बनाएंगे क्रिएट टेबल, ये आपका सिंटैक्स है ना। अब यहाँ पे देखिए एक्चुअल प्रोग्रामिंग दे रहे हैं। क्रिएट टेबल स्टूडेंट, क्या करेंगे, क्रिएट टेबल स्टूडेंट एस नेम जो कि आपका फाइल है, फील्ड 1 है ना, स्टूडेंट नेम, तो वो फील्ड नेम क्या होगा, एस नेम हो जाएगा। उस फील्ड में ये एस नेम क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देंगे var char2। तो ये वेरिएबल कैरेक्टर है, ये याद रखिएगा कि स्टूडेंट नेम हम दे रहे हैं तो हमें कैरेक्टर चाहिए, तो ये वेरिएबल कैरेक्टर को हम लोग var लिखते हैं। तो वेरिएबल कैरेक्टर 2 है, तो यहाँ पे आपका स्टूडेंट नेम में हमें केवल और केवल अल्फाबेट चाहिए, तो इसलिए जो है var2 देते हैं हम लोग, जिसका कि हम लोग 25 कैसे एरे में लेते थे, हम लोग लिखते थे ना 25, तो वही यहाँ पे आपको डिफाइन करवा रहा है स्पेस, मतलब कितना आपको जगह चाहिए। तो यहाँ पे var2 25। उसी तरीके से यहाँ पे एस एड है, मतलब एड्रेस को हम लोगों ने लिखा है स्टूडेंट एड्रेस, ठीक है, var2। और एड्रेस में जो है var2 इसलिए लिया गया है क्योंकि var2 नंबर भी एक्सेप्ट करता है और आपका अल्फाबेट भी स्टोर करता है, मतलब अल्फाबेट और नंबर दोनों ही स्टोर करता है इसमें। तो var2 हो जाएगा 250, है ना। तो var2 250 का मतलब ये हो गया, क्योंकि एड्रेस बड़ा होता है, नाम जितना तो छोटा होता नहीं है, तो एड्रेस बड़ा होगा, तो एड्रेस के लिए हम लोग ज्यादा स्पेस लेंगे, 250 स्पेस ले लेंगे, ठीक है। वैसे ही इसका स्टूडेंट एज है, तो स्टूडेंट एज विल ऑलवेज बी अ नंबर, तो उसका जो है नंबर से ही लेते हैं, है ना। तो नंबर का स्पेस कम चाहिए, 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने एक क्रिएट किया स्टूडेंट टेबल, जिसमें कि 3 अलग अलग फील्ड हमने क्रिएट किया, मतलब कॉलम क्रिएट किया। उसमें स्टूडेंट नेम आएगा, स्टूडेंट एड्रेस आएगा, स्टूडेंट एज आएगा, तो जिसका कि यहाँ पे देखिए ये मैंने बना दिया है। यही स्टूडेंट टेबल बनेगा और उसका एस नेम, एस एड्रेस और एस एज, यही आपका बनेगा टेबल। तो ये आपको एक्चुअली टेबल दिखेगा भी, ठीक है। जब आप बनाइएगा एसक्यूएल में काम कीजिएगा तो आप यही केवल लिखेंगे और इसमें आपको ये टेबल दिखेगा, ठीक है। अब ये डेटा टाइप है, डेटा टाइप और डिस्क्रिप्शन, जो कि आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं C++ में। डेटा टाइप क्या होता है, कैरेक्टर है, इट कंसिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स, डिजिट्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स। द मैक्सिमम फील्ड साइज इज 240। ये मैक्सिमम कैरेक्टर कितना लेता है, 240 लेता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे 250 डाला है, ये 240 ही लेगा, 250 लेगा नहीं, ठीक है। यहाँ पे जो है आपका नेक्स्ट है डेट, हम लोग डेट भी डाल सकते हैं। तो डेट फील्ड कंटेन्स वैलिड डेट्स इन द रेंज। अब जनवरी 1 4712 BC, तो ये आपका जो है लिखने का तरीका है। जनवरी था, 1 जनवरी था, कब था, 4712 बिफोर क्राइस्ट, उसका डेट है ये। तो ये यहाँ से लेकर के जनवरी से 1 जैन से लेकर के 4712 से लेके कहाँ तक लेता है, दिसंबर 31 4711 AD, मतलब 4711 AD जब तक नहीं आता है तब तक का ये डेट ले सकता है। तो अभी हम लोग कितना AD में है, हम लोग 2021 AD में, ठीक है। जब तक 4711 AD ना आ जाए तब तक का आराम से हम लोगों का ये जो डेट है जो डिस्क्राइब किया गया है एसक्यूएल में, तब तक आराम से चलेगा हम लोगों का, है ना। तो इसमें डेट्स में जो है डिस्प्ले कैसे करेगा, तो DDMMYY ऐसे अगर हम लोग डेट डालते हैं तो वो एक्सेप्ट कर लेगा। यहाँ पे डेसिमल है, डेसिमल क्या होता है, कंटेन्स 0, क्या है, कंटेन्स 0 थ्रू 9, मतलब 0 से लेके 9 तक डेसिमल नंबर आपका लेगा,
डेसिमल नंबर मतलब आपका इंटीजर हो गया, है ना। एंड एन ऑप्शनल निगेटिव साइन, और निगेटिव साइन को भी ये लेगा, मतलब अगर आपने निगेटिव साइन दिया तो निगेटिव भी लेगा। नो फ्रैक्शनल वैल्यूज, अब इसमें लेकिन फ्रैक्शनल वैल्यूज नहीं आएंगे, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है फ्लोट और नंबर, जो कि आप लोग जानते हैं फ्लोट क्या होता है। नंबर कैन आइदर बी 0 to 9, नंबर तो हमेशा 0 से 9 होगा, एंड एन ऑप्शनल नेगेटिव साइन इसमें भी होगा। द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस एंड द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कैन बी स्पेसिफाइड। तो इसमें जो है आपका 0 to 9 फ्रैक्शनल पार्ट भी लेगा और डेसिमल पार्ट भी लेगा, मतलब डेसिमल इसमें हो जाएगा। तो ये आपका डेटा टाइप है। इंटीजर के लिए भी हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पे देखिए इंटीजर के लिए भी दिया हुआ है, इंटीजर इज सेम एज डेसिमल, ठीक है। डेसिमल में जिस तरीके से होता है वैसे ही इंटीजर में भी होता है। लॉन्ग क्या होता है, लॉन्ग में इंटीजर बड़ा इंटीजर ले लेता है। लॉन्ग में क्या होता है, इट विल ऑलवेज टेक अ लॉन्ग इंटीजर। तो यहाँ पे 6535 कैरेक्टर्स कैन बी पुट ओवर हियर, ठीक है। तो ये जो है 65,536 कैरेक्टर्स लेगा, ये लॉन्ग में लेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए रॉ, यहाँ पे रॉ है, रॉ बाइनरी डेटा सच एज बिट ग्राफिक्स कैन बी स्टोर्ड। तो यहाँ पे जो है बिट ग्राफिक्स को स्टोर करने के लिए RAW का प्रयोग करते हैं हम लोग, जो कि ओरेकल में भी होता है। और ओरेकल डज नॉट अटेम्प्ट टू इंटरप्ट रॉ डेटा, तो जो भी रॉ डेटा है ओरेकल उसको कहीं से भी ये इंटरप्ट नहीं करता है। द मैक्सिमम फील्ड साइज इज 240, जो मैक्सिमम फील्ड साइज है वो क्या है, 240। वायर कैर क्या होता है, जो हमने यूज भी किया है, वायर कैर इज सेम एज कैर डेटा, it occupies only the typed size even through more space is provided। अगर ज्यादा स्पेस भी प्रोवाइड कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें भी आराम से ये डेटा ले लेता है, चाहे वो नंबर हो चाहे वो कैरेक्टर हो। नोट, ईच फील्ड इज रिजर्व्ड फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ डेटा, हर फील्ड जो है एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ डेटा को एक्सेप्ट करता है। That is decided when the table is created, that is decided when the table is created। The data type is indicated in the form of attribute। तो ये जो डेटा जब भी इंडिकेट करेगा ये एट्रीब्यूट के रूप में होगा। एट्रीब्यूट बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, फील्ड मतलब कॉलम, है ना। एग्जाम्पल, क्रिएट एन एम्प्लॉय डेट टेबल विथ एट्रीब्यूट्स ई-नेम, SSN, बर्थ डेट, एड्रेस, जेंडर, सैलरी। अब ये जो है आपको क्रिएट करना है, ठीक है। तो ये आप लोग को क्रिएट कर सकते हैं, काफी कुछ इसमें आप लोग सीखिएगा। तो सबसे पहले आप लोगों का काम है कि SQL जो है आप लोग SQL जो है आप लोग पहले इंस्टॉल करें। अब यहाँ पे देखिए वो जो चीजें एग्जाम्पल में दी गई उसको मैंने यहाँ पे बनाया है, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, एक एम्प्लॉय टेबल क्रिएट हो जाएगा। एम्प्लॉय नेम varchar 225, तो ये एक एम्प्लॉय नेम बनेगा जिसका की वेरिएबल कैरेक्टर डिफाइन किया गया जो कि 25 होगा। SSN नंबर नॉट नल, अब यहाँ पे SSN नंबर 0 नहीं हो सकता है, ठीक है, ये भी हमने डिफाइन कर दिया, तो अपने आप SSN नंबर जो है वो 0 नहीं होगा। एड्रेस varchar 225, जेंडर car 1, तो ये सब जो है सैलरी, एक सैलरी क्रिएट होगा, नंबर होगा, बर्थ डेट होगा, डेट होगा, सुपर एसेसन होगा, नंबर होगा, तो सुपर एसेसन भी एक नंबर होगा और डिपार्टमेंट नंबर भी एक नंबर होगा। तो ये सारा चीज आप एकदम हूबहू इसको आप लिख दीजिएगा, इसमें आपका टेबल क्रिएट हो जाएगा। The created table statement let you enforce several different kinds of constraints on a table। कैंडिडेट की, प्राइमरी की, अब इसमें जो है कौन सा कैंडिडेट की होगा, प्राइमरी की होगा, वो भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को जो मैंने अभी तक बताया है वो यहाँ तक दो आप लोगों को मैंने प्रोग्राम दिया है और दोनों प्रोग्राम आप लोगों को करना है, ठीक है। एक प्रोग्राम तो आपका क्रिएट टेबल स्टूडेंट और दूसरा प्रोग्राम आपका है क्रिएट टेबल एम्प्लॉय।
तो ये दोनों जो है आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। आप लोग प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको जो है हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे कि कैसे टेबल क्रिएट होता है। द क्रिएट टेबल स्टेटमेंट लेट यू इन्फोर्स सेवरल डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंस्ट्रेंट्स। तो ये जो है कंस्ट्रेंट्स हम लोग उसमें लगा सकते हैं, प्राइमरी की, फॉरेन की, कैसा चेक कंडीशन, इस टाइप का जो है हम लोग लगा सकते हैं। A constraint clause can contain a single column or a group column in a table. The point of these constraints to get Oracle to do most of the work in maintaining integrity. तो बहुत ज्यादा ये मैटर नहीं कर रहा है ये पैराग्राफ, बस आपको समझा रहा है कि हम लोगों ने जो किया है उसके साथ और क्या क्या बेनिफिट हम लोग कर सकते हैं, डाल सकते हैं, ठीक है। तो द पॉइंट of these constraint is to get Oracle to do most of the work. तो आप लोग जो है SQL जो इंसर्ट कर, जो SQL जो आप लोग इंस्टॉल करेंगे उसकी जगह आप लोग Oracle भी कर सकते हैं। Oracle आप लोग इंस्टॉल कर लीजिए, उसमें SQL चलता है ना। The more constraints you add to a table definition, the less work you have to do in the application to maintain the data. जितना ज्यादा कंस्ट्रेंट हम लोग यहीं पर डेटाबेस में लगाएंगे उतना कम मेहनत हमें एप्लीकेशन में करना पड़ेगा, मतलब फ्रंट एंड में। क्यों? क्योंकि सारा चीज हम लोग प्रोग्रामिंग यहीं क्रिएट कर दे रहे हैं, तो एप्लीकेशन में कम करना पड़ेगा, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, मोर कंस्ट्रेंट्स there are in the table, the longer it takes the update the data. अब जितना ज्यादा जो है यहाँ पे हम लोग कंस्ट्रेंट्स डालेंगे थोड़ा उतना टाइम ज्यादा लेगा डेटाबेस को अपडेट करने में। तो दीज आर द थिंग्स। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में ये पढ़ेंगे कि प्राइमरी की कैसे किया जाता है, डिफरेंट कंडीशंस कैसे डाले जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको कंप्लीट कर लीजिए। Thank you guys. Thank you. Thanks a lot. We'll meet in the next class. Hope you had a great day today. And I'll be taking up next class with new structured query language. Thank you. Bye. Thank you. Bye-bye.